गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मित्रों, जो बंदा आरएस की तैयारी कर रहा है, ईओ की तैयारी कर रहा है और सेट फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल जो तैयारी कर रहा है और जो शिक्षक भर्ती है, शिक्षक भर्ती फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल और सेकंड लेवल का एसएसटी, उनके लिए आदि एग्जाम है। एसएससी के जितने भी एग्जाम है, राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के जितने भी एग्जाम है, आप संसाधन पे मत जाइए, आप डिजिटल को मत देखिए, आप हमारे जो मैंने पढ़ाया उस मैटर को देखिए। मैटर आपसे हटके है या मैटर आपसे ज्यादा है तो आप उस मैटर को देखिए। आपको दूसरी किताब का कहीं सहारा लेना पड़ रहा है क्या? उनको देख करके आपको ये जो हमारा मैटर है उसकी तरफ ध्यान देना है। तो हमारा अमेरिका महाद्वीप हमने 2 पार्ट पूरे कर चुके थे। आज हम समाप्ति की तरफ चलते हैं। बिना किसी खर्चे की यात्रा के अपन वो ब्राजील की भूमि देखी, अर्जेंटीना की भूमि देखी, प्रागवे, उरुग्वे, कोलंबिया, पेरू, वेनेजुला, इक्वेडोर, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, चिली आदि देशों से होते हुए हमारा अंतिम पड़ाव जो चल रहा था वो ब्राजील पे चल रहा था। और हम इस प्रकार, ये दक्षिणी अमेरिका है, यहां अमेरिका ऐसे कटा फटा है। बिल्कुल अपने को संसाधन की तरफ, डिजिटल की तरफ नहीं देखना है। आप कंसेप्ट क्लियर करते हुए, यदि मेरी स्पीड धीरे है तो आप उसको 2 पे ले आओ। आप जब भी आपको देखना हो आप उसे 2 की स्पीड पे के रख के 1 या 2 बार एक साथ में देख सकते हो। और थोड़ी ये गुजारिश भी रही कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए। देखो, यहाँ प्याऊ लगाना, भंडारा लगाना, जागरण दिलाना, गायों को गुड़ खिलाना, इतना का इतना पुण्य काम है कि आप अच्छी सामग्री को दूसरे के लिए शेयर करते हो। क्या पता आपके काम की नहीं हो और आप आगे जो शेयर कर रहे हो वो उनके कल्याण की हो, उनके लोक कल्याण की हो, उनके भलाई की हो। तो ये भी एक भलाई का काम है और इसमें बिना खर्चे का काम है जो आप शेयर करते हो और सब्सक्राइब करते हो। तो इस प्रकार हम पढ़ रहे थे दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका का हमारा जो पार्ट चल रहा था वो थर्ड पार्ट था। हम बात कर रहे थे ब्राजील की। देखो, ब्राजील को जब खोजने के लिए सर्वप्रथम यूरोपीय आए थे और यूरोपीय में भी पुर्तगाली आए थे। पुर्तगालियों में ऐसा कहा जाता है कि कोलंबस वेस्ट इंडीज की खोज की तो उस समय सर्वप्रथम इस भूमि को देखा था। आगे आने वाले लोगों ने, खूब सारे लोगों ने इस भूमि के ऊपर यात्रा की, लेकिन पुर्तगाली और जो व्यापारी यहां आए थे उन्होंने इस भूमि को जो नाम दिया वो दिया था टेरा डेल सांता क्रूज। टेरा डेल सांता क्रूज यानी पवित्र क्रांति की भूमि, पवित्र क्रांति की भूमि। पुर्तगालियों ने, व्यापारियों ने पवित्र क्रांति की भूमि जो कहा था वो कहा था इस प्रकार ब्राजील को इन्होंने कहा था कि टेरा डेल सांता क्रूज की भूमि है, पवित्र क्रांति की भूमि है। लेकिन जो पुर्तगाली आए थे, जो व्यापारी थे, उन्होंने यहां जो सेल्वास के, यहां वेनेजुला और ब्राजील के उस भागों में सेल्वास के वन स्थित है, लानोस के वन, यहां इनके सेल्वास के वन स्थित है। और यहां ब्राजील की इस भूमि पर कैंपोज के वन स्थित है। ब्राजील, प्रागवे और उरुग्वे की जहां सीमा मिलती है अर्जेंटीना की, वहां ग्रान चाको स्थित है। ग्रान चाको का अर्थ होता है आखेट की भूमि। आखेट की भूमि, ये दलदली भूमि है। ये प्राना, प्रागवे जो नदियां आकर के मिलती है उसकी दलदली भूमि और निम्न क्षेत्र है ग्रान चाको, इसलिए ये आखेट की भूमि है। फिर जो आगे आता है वो है पंपाज। पंपाज का अर्थ होता है अर्धचंद्राकार पेटी, दूर दूर तक फैली अर्धचंद्राकार पेटी। तो ये पंपाज है। पंपाज विश्व के अंदर सर्वाधिक गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। बड़े बड़े सुअर पाले जाते हैं, गौ मांस के लिए गायें पाली जाती है।
अर्जेंटीना गो मांस के लिए सर्वाधिक निर्यात करता है, गो मांस। और बड़े बड़े सुअर पाले जाते हैं, अर्धचंद्राकार होते हैं, इनमें बड़े बड़े कृषि के फार्म होते हैं, उन्हें एस्टेंसिया कहते हैं। जैसे ब्राजील के अंदर जो कावा के बागान है ब्राजील के अंदर, उनको कहते हैं फजेंडा। जैसे हमारे यहाँ भारत में असम राज्य में चाय के बड़े बड़े बागान होते हैं, कंपनी ने, अंग्रेजी कंपनी ने पहली शुरुआत की थी, तो ऐसे ही वहां चाय के बागानों को, कावा के बागानों को वहां फजेंडा कहते हैं। और गायों के, सूरों के, पशुओं के जो बाड़े होते हैं वहां उनको एस्टेंसिया कहा जाता है, जिनमें ग्वाचो होता है, जिसे गाय को कहा जाता है। ग्वाचो इन पंपाज के क्षेत्रों में एस्टेंसिया की देखभाल करते हैं। जैसे न्यूजीलैंड है, नीदरलैंड है, अमेरिका है, प्रेरीज, अमेरिका के प्रेरीज मैदान है। वर्तमान में रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। यूक्रेन को कभी गेहूं की डलिया कहा जाता था, जहां स्टेपीज घास के मैदान पाए जाते हैं। उन स्टेपीज घास के मैदानों के अंदर, जो स्टेपीज घास के मैदान थे, उन स्टेपीज घास के मैदानों के अंदर गायें पाली जाती थी, पशु पाले जाते थे दूध के लिए। और गेहूं की डलिया कहलाता है यूक्रेन, गेहूं की बास्केट कहलाता है, वो रोटी की डलिया की भांति है। यूक्रेन इतना गेहूं पैदा करता है क्यों? स्टेपीज घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रेरीज है वो अमेरिका में पाए जाते हैं। ऐसे ही प्रेरीज वाले जो यहाँ घास के मैदान है अर्जेंटीना के अंदर, जो शीतोष्ण कटिबंधीय, वो पंपाज पाए जाते हैं। उनके अंदर बड़े बड़े पशु के बाड़े होते हैं, एस्टेंसिया कहलाते हैं। न्यूजीलैंड जैसे ऑस्ट्रेलिया के 2000 दक्षिण पूर्व में स्थित है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड विश्व का सर्वाधिक दुग्ध उत्पाद, दूध के प्रोडक्ट बना करके, मिल्क के प्रोडक्ट बना करके वो निर्यात करता है। तो विश्व में अपनी कुल आय का वो 20% मिल्क प्रोडक्ट से पैदा करता है। न्यूजीलैंड में जो गायें पाली जाती है ऐसे बाड़ों में पाली जाती है और मशीनों के द्वारा ही उससे दूही जाती है। मशीनों के द्वारा ही उनका फैट निकाला जाता है और मशीनों के द्वारा ही सारे प्रोडक्ट बनते हैं। बिल्कुल एकदम सिस्टमैटिक ढंग से टेक्निकल आधारित मशीनीकरण हो चुका है पशुपालकों के अंदर भी। तो यहाँ भी मशीनीकरण हो चुका है एस्टेंसिया के अंदर। जो पशु काम के नहीं है, दुधारू नहीं है, और उन्हें मीट के लिए यदि ले जाना हो तो अर्जेंटीना के सारे बंदरगाह है वो मास प्रोसेसिंग का, मीट प्रोसेसिंग का बिजनेस करते हैं। तो वहां से डिब्बों में पैक होकर के यूरोपीय देशों को निर्यात कर दिया जाता है एस्टेंसिया से, पंपाज से। तो अपन बात कर रहे थे ब्राजील की। ब्राजील को पुर्तगाली व्यापारियों ने टेरा डेल सांता क्रूज कहा था और पवित्र क्रांति की भूमि कहा था। जब ये व्यापारी आए तो यहाँ ब्राजील का एक वृक्ष है जिसे ब्राजील या ब्राजील वुड कहते हैं। ब्राजील वुड की ये खेती करते थे शुरुआत में, इसलिए इन्हें टेरा डूल ब्राजील कहा जाता है। वो इन्हें भूमि जो कहते थे वो टेरा डू ब्राजील कहते थे। टेरा डू ब्राजील यानी ब्राजील वुड की भूमि, ब्राजील वुड की भूमि, वो इसे ब्राजील वुड की भूमि कहते थे। वो कहते थे कि ये ब्राजील वुड की भूमि है क्योंकि वहां ब्राजील वुड की खेती की जाती थी। इसे कभी कभी तोते की भूमि भी कहा जाता था। ब्राजील को कभी कभी तोते की भूमि भी कहा जाता था, तोते की भूमि। यहाँ जो प्रागवे, ब्राजील की सीमा, बोलिविया की सीमा, अर्जेंटीना की सीमा जहां लगती है वहां एक देश है प्रागवे। प्रागवे की जो आधिकारिक भाषा है उसको कहते हैं ग्वारनी भाषा। ग्वारनी भाषा में जो ब्राजील है उसको कहा जाता है पिंडोरमा। ब्राजील प्रागवे की आधिकारिक भाषा गुआरनी में ब्राजील को पिंडोरमा कहा जाता है और पिंडोरमा का अर्थ होता है पाम तेल के पेड़ों की भूमि। पाम तेल के पेड़ों की भूमि। इस प्रकार ब्राजील के प्रागवे की भाषा में इसे पाम तेल के पेड़ों की भूमि पिंडोरमा कहा जाता है। यूरोपीय जो पुर्तगाली व्यापारी आए उन्होंने इसे सर्वप्रथम टेरा डेल सांता क्रूज का, उन्होंने कहा कि हमने एक ऐसी भूमि खोजी है जिसके अंदर व्यापार के आने वाले दिनों में दरवाजे सारे खुल जाएंगे। तो उन्होंने इसे पवित्र क्रांति की भूमि का। लेकिन कालांतर में व्यापारी ब्राजील वुड, वहां की जो लकड़ी है, जो वालसा सेलवास क्षेत्रों में जो विश्व की सबसे हल्की लकड़ी पाई जाती है, और यहाँ जो वन है इन वनों को काट करके यहाँ
ग्यूकास नाम के जो आदिवासी रहते हैं, ग्यूकास, वो यहां से जो है वो, जैसे वेनेजुला के अंदर कोनुको नाम की आदिवासी खेती होती है, कोनुको स्थानांतरित कृषि होती है, वनों को जला करके स्थानांतरित कृषि करते हैं, स्थानांतरित कृषि। ऐसे ब्राजील में होती है जिसे रोका कहते हैं, रोका कहते हैं। जैसे मध्य अमेरिका के अंदर होती है उसे मिल्पा कहते हैं, मिल्पा कहते हैं। जैसे हमारे राजस्थान में होती है, राजस्थान में जो होती है उसे वालरा कहते हैं, वालरा यदि पहाड़ों पर और मैदानों में होती है तो उसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जब ये पहाड़ों पे होती है तो चिमाता कहलाती है, जब ये पहाड़ों पर होती है तो जब ये पहाड़ों पर होती है तो चिमाता, मैदानों पर होती है तो दजिया। और इसे ऑल ओवर एक जो यूनिवर्सल वर्ड बोला जाता है स्थानांतरित कृषि को, उसे राजस्थान में वालरा कहते हैं। इसी वालरा करती जो स्थानांतरित कृषि है, जो ग्यूकास करते हैं सेलवास के वनों में ग्यूकास जिस वृक्ष को काटते हैं उसे ब्राजील वुड कहते हैं। और ब्राजील वुड जो काट करके ले जाते थे कभी व्यापारी, उस ब्राजील वुड के कारण पुर्तगाली व्यापारी इसे टेरा डेल सांता क्रूज या इसे टेरा डू ब्राजील, यानी वो ब्राजील वुड की भूमि, अच्छा पक्षियों की भूमि कहलाती है ब्राजील। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप चिड़ियाओं का, पक्षियों का, जानवरों का महाद्वीप कहलाता है, क्योंकि अमेजन के घने बेसिन इन जानवरों को पनाह देते हैं। इनकी शरणगाह, इनकी शेरगाह जो सेलवास के वन पाए जाते हैं, विश्वोत्तरीय के जो सेलवास के वन है वो इन्हें पनाह देते हैं। तो इस प्रकार तोते की भूमि भी ये कहलाती है। इसे पवित्र क्रांति की भूमि कहते हैं। इसे जो ब्राजील का जो दक्षिणी भाग है जो दलदली है, और अर्जेंटीना का उत्तरी भाग, और प्रागवे का पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग, और उरुग्वे का कुछ भाग, इन भागों में ग्रांड चाको जो भूमि पाई जाती है, जो घास के मैदान है, उन्हें आखेट की भूमि कहा जाता है। तो इस प्रकार ये हम ब्राजील का वर्णन कर रहे थे। आगे चलते हैं, अपन कुछ ब्राजील की पहाड़ियां का लेते हैं, जो अपना दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की कुछ पहाड़ियों को अपन यहाँ स्थान देते हैं कि कौन कौन सी पहाड़ियां है और कहां कहां है। देखो ये रहा दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में इस प्रकार दक्षिणी अमेरिका, यहां दक्षिणी अमेरिका ऐसे थोड़ा कट्टापट्टा है, फिर ये यहां ऐसे चला जाता है। दक्षिणी अमेरिका में कैरिबियन सागर से लगा करके यहां एक पर्वत श्रृंखला है, जिसकी अपन पहले बात कर चुके थे, लेकिन अभी दोबारा करना प्रासंगिक और रहेगा। इस पर्वत श्रृंखला को कहते हैं एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज। जब पर्वतों की जो श्रृंखला होती है, उस पर्वतों की श्रृंखला को ज्योग्राफी भाषा में उसे कार्डिलेरा कहा जाता है। यदि संयुक्त रूप से खूब सारी पर्वतमालाएं मिली हुई हो, संयुक्त रूप से खूब सारी पर्वतमाला, एक पहाड़, दो पहाड़, तीन पहाड़ मिलकर के पर्वत श्रृंखला बन जाते हैं। पर्वत श्रृंखला यदि खूब सारी मिली हो तो उसे कार्डिलेरा कहते हैं, यानी पहाड़ आपस में गुंथे हुए हो तो उसे कार्डिलेरा कहते हैं। मैं साधारण भाषा में समझा रहा हूं। तो ये जो कार्डिलेरा है, ये एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में, जहां से ये शुरू होता है, कुछ भाग पड़ता है वेनेजुएला का। वैसे ये कैरेबियन सागर से भी शुरू होती है, कैरेबियन सागर से शुरू होती है। वेनेजुएला के बाद में ये कोलंबिया के बाद में ये इक्वेडोर के बाद में ये पेरू के बाद में ये यहां जो है वो है बोलिविया, यहां जो है चिली के कुछ बाद में यह है अर्जेंटीना। देखो कितने देशों में, एक अर्जेंटीना, दो चिली, तीन बोलिविया, चार पेरू, पांच इक्वेडोर, छह कोलंबिया और सात वेनेजुएला। यानी ये दक्षिणी अमेरिका के 7 देशों में फैली हुई है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के 7 देशों में ये फैली हुई है, जो इधर से जब शुरू होती है कैरिबियन द्वीप से शुरू होकर के ये दक्षिण में स्थित टेरा डेल फ्यूगो तक जाती है, टेरा डेल फ्यूगो है वो दक्षिणी अमेरिका का सबसे अंतिम और दक्षिणतम बिंदु है। टेरा डेल फ्यूगो जो चिली और अर्जेंटीना का आधा आधा भाग है।
टेरा डेल फ्यूगो, जो चिली और दक्षिण अमेरिका का आधा आधा भाग है, और ये टेरा डेल फ्यूगो से कैरिबियन सागर तक जाती है। तो ये है एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला का ये पढ़ा कि ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, सबसे लंबी पर्वतमाला है। दूसरा, ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वतमाला है। दूसरी, पहली हिमालय, विश्व की पहली जो पर्वतमाला सबसे ऊंची है वो है हिमालय, और विश्व की पहली सर्वप्रथम जो पर्वतमाला ऊंची है वो है हिमालय, और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वतमाला हमारी दक्षिणी अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला है। तीसरा, यहां जो हमने बताया कि चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर एक स्थान है एकांकागुआ। एकांकागुआ एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, जो 6960 मीटर ऊंची है, और इसे कहते हैं एकांकागुआ। एकांकागुआ दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। आगे चलते हैं, एंडीज पर्वतमाला को कुछ थोड़ा विस्तृत करते हैं। एंडीज पर्वतमाला, देखो एंडीज पर्वतमाला सबसे ज्यादा जो चौड़ी होती है वो या तो ये 3 भागों में बंट जाती ऐसे, और यहां जब आती है तो ये ऐसे सर्वाधिक चौड़ी भाग हो जाती है, और जहां ये भाग चौड़ी होती है वो ये सबसे ज्यादा होता है बोलिविया में। बोलिविया के अंदर बोलिविया पठार पाया जाता है इस चौड़ी पर्वतमाला के दोनों साइड में, और यदि 2 पर्वतमालाओं के मध्य कोई पर्वत से बना हुआ पठार स्थित है तो उस पठार को कहते हैं अंतरा पर्वतीय पठार। यहां अंतरा पर्वतीय पठार है, और अंतरा पर्वतीय पठार बोलिविया का अंतरा पर्वतीय पठार है। ये जो बोलिविया का अंतरा पर्वतीय पठार है ये टिन के लिए जाना जाता है। टिन जो खनिज होता है उसके लिए बोलिविया जाना जाता है, और ये अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है। ऐसा खूब बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे ये एंडीज पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है पेटागोनिया भी एक मरुस्थल है, लेकिन ये एक पठार का भाग है। पेटागोनिया पर्वत पदीय पठार है, यानी पर्वत के पदों में, पर्वत के पद चिन्हों में, पर्वत की तलहटी में स्थित पठार है, वो है पर्वत पदीय पठार, पेटागोनिया पठार। पेटागोनिया का पठार में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इस प्रकार के क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में पूछे जाते हैं कि पेटागोनिया शीतोष्ण कटिबंधीय है या शीतोष्ण मरुस्थल का भाग है। पेटागोनिया अर्जेंटीना में स्थित है। पेटागोनिया एंडीज पर्वतमाला के कारण एक वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। पेटागोनिया एक पर्वतपदीय पठार है, ऐसा पूछा गया क्वेश्चन है। पर्वतपदीय पठार का जब पूछा आरएस परी में, तब बोलिविया का पठार अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। अंतरा पर्वतीय यानी 2 पर्वतों के मध्य स्थित है, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो बोलिविया का पठार जो है वो अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है। यहां जो एंडीज पर्वतमाला जो सबसे चौड़ी हो जाती है और लगभग 640 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है, 640 किलोमीटर। और यहां जो पेरू पड़ता है, इधर बोलिविया पड़ता है, इन दोनों की सीमा पर एक विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील स्थित है जिसका नाम है टीटीकाका। टीटीकाका झील विश्व की सबसे ऊंची झील है जो 12,500 फीट ऊंची है। एंडीज पर्वतमाला में जहां पेरू और बोलिविया मिलता है उनकी सीमा पर टीटीकाका झील है जो विशेषकर बोलिविया में स्थित है। टीटीकाका झील विश्व की सर्वाधिक नौकागम्य झील है, यानी इतनी ऊंची है कि यहां नौका भी चलाई जा सकती है। जैसे हमारी डल झील है, जम्मू कश्मीर की डल झील है, वो भारत की सबसे ऊंची नौकागम्य झीलों में से एक है। तो इस प्रकार जैसे हमारी राजस्थान की नक्की झील है, हमारे राजस्थान की सबसे ऊंची, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है जहां नौका भी चलाई जा सकती है। ऐसे टीटीकाका झील विश्व की सबसे ऊंची झील है जहां नौका चलाई जा सकती है।
एंडीज पर्वतमाला के अंदर जहां इक्वेडोर पड़ता है, इक्वेडोर के अंदर एक ज्वालामुखी है, उस ज्वालामुखी का नाम है कोटापेक्सी। कोटापेक्सी, कोटापेक्सी ज्वालामुखी विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी है, विश्व की सर्वाधिक ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है कोटापेक्सी। कोटापेक्सी, कोटापेक्सी के बाद में जहां स्थान आता है वो है चिम्बारेजो। चिम्बारेजो या चिम्बाराजो, चिम्बाराजो भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये 3 भागों में, वेनेजुला, कोलंबिया और इक्वेडोर से, ये 3 भागों में एंडीज पर्वतमाला 3 भागों में बंट जाती है। 3 भागों में बंटती है, जो पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग और सेंट्रल भाग। और सेंट्रल भाग को कहते हैं कार्डिलेरा सेंट्रल, कार्डिलेरा सेंट्रल, कार्डिलेरा सेंट्रल। इसे कहते हैं कार्डिलेरा, कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल यानी पूर्वी भाग, कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल। इसे कहते हैं कार्डिलेरा ओरिएंटल, कार्डिलेरा ओरिएंटल। ये एंडीज पर्वतमाला के इक्वेडोर में, कोलंबिया में और वेनेजुला में, विशेषकर कोलंबिया में स्थित भाग है कार्डिलेरा ओरिएंटल, कार्डिलेरा सेंट्रल, कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल। इन कार्डिलेरा ओरिएंटल और कार्डिलेरा जो ऑक्सीडेंटल है, इनके मध्य एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है मैगडेलन नदी। मैगडेलन नदी, इसे अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। मैगडेलन नदी को इसे मैगडेलेना भी कहते हैं, मैगडेलेना नदी। ये मैगडेलेना नदी का आरएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है कि मैगडेलेना नदी वेनेजुला के एक झील है माराकेबो, इसे कई बार इसे मायराकेबो भी कहते हैं, माराकेबो। माराकेबो झील के पास में जाके गिरती है, और माराकेबो झील दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, जो 12,900 वर्ग किलोमीटर में फैली है। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है वो है माराकेबो झील। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है माराकेबो झील। माराकेबो झील और मैगडेलन जो नदी है, माराकेबो झील के पास में जाकर के गिरती है, और वो कैरिबियन सागर में जाकर के गिरती है मैगडेलेना। मैगडेलेना नदी कोलंबिया से होते हुए बहती है और कार्डिलेरा ओरिएंटल और कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल के मध्य बहती है। इस नदी की विशेषता है कि इसका जो निम्न भाग है वो इस नदी बेसिन में तेल उत्पादन के लिए जाना जाता है। विश्व में सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादन का क्षेत्र कहलाता है मैगडेलेना का क्षेत्र। जैसे हमारे कावेरी और कृष्णा नदी बेसिन है, उसके अंदर रिलायंस सबसे बड़ा तेल भंडार और गैस मिला है, वैसे ही कोलंबिया और वेनेजुला की वो भूमि जहां मैगडेलेना नदी बहती है वो सर्वाधिक है पेट्रोलियम उत्पाद वाली और पेट्रोलियम से धनवान, पेट्रोलियम से संपन्न धरती पाई जाती है, वो है मैगडेलेना, मैगडेलेना वाली नदी बेसिन। माराकेबो झील है, माराकेबो झील के तट पर जहां वेनेजुला का कारादास वगैरह वगैरह नगर स्थित है। माराकेबो झील वेनेजुला के अंदर सर्वाधिक तेल उत्पादक क्षेत्र है। जैसे बाकू क्षेत्र का कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है बाकू। बाकू का पूछा गया क्वेश्चन है कि बाकू क्यों प्रसिद्ध है, आरएस प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे ही ये क्वेश्चन पूछा गया है कि माराकेबो झील किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मैगडेलेना पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मैगडेलेना नदी एंडीज पर्वत से होते हुए कोलंबिया होते हुए वेनेजुला के पास में कैरिबियन सागर में जाके दड़ंगा लगाती है, और ये कार्डिलेरा ओरिएंटल और कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल के मध्य बहती है। इस प्रकार ये एंडीज पर्वतमाला से होकर के आगे बहती है। इसी प्रकार अपने कोटापेक्सी आ गया, इसी प्रकार चिम्बोरेजो आ गया। ये भी पढ़ लिया कि टिटिकाका झील है वो विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, इसका पूछा गया क्वेश्चन है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है 6,960 मीटर एकांका गुहा, और एकांका गुहा विश्व में ऊंचाई की दृष्टि से 110वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। 110वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये हिमालय पर्वतमालाओं के बाद सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी इसी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है।
आगे देखते हैं कुछ झीलों के बारे में और कुछ और इसके ऊंचाई के भाग में लेते हैं। दक्षिणी अमेरिका की जब बात आ गई तो दक्षिणी अमेरिका का ये जो भाग है ये गुयाना उच्च भूमि कहलाता है। गुयाना उच्च भूमि कहलाता है। गुयाना उच्च भूमि में 3 देश है। एक तो देश है फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना, एक है सूरीनाम, सूरीनाम, और एक है गुयाना। गुयाना मैंने उल्टा लिखा है लेकिन समझ लेना कि फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, ये गुयाना उच्च भूमि है। और इस गुयाना उच्च भूमि में नदी बहती है, वो नदी है अमेजन। अमेजन विश्व की जल ले जाने वाली सबसे बड़ी नदी है। ये 6500 किलोमीटर लंबी है। कौन सी? अमेजन नदी। अमेजन नदी, अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी है, बड़ी नदी है। और लंबाई की दृष्टि से, लंबाई की दृष्टि से दूसरी बड़ी है। लंबाई की दृष्टि से दूसरी बड़ी है क्योंकि ये जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, ऐसे अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील से और ताना झील से श्वेत नील और सफेद नील जो निकलती है, जिसे नील नदी कहते हैं। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी सबसे लंबी नदी है। नील नदी सबसे लंबी नदी है नील नदी। और यह 6550 किलोमीटर लंबी, यानी इससे 150 किलोमीटर बहुत ज्यादा लंबी है। लेकिन ये जल सर्वाधिक ले जाती है, इसलिए विश्व की सबसे बड़ी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो 6650 किलोमीटर है। अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, विक्टोरिया झील से निकलती है और यहां जाकर के ये लाल सागर में दड़ंगा लगाती है। लाल सागर और भूमध्य सागर का जो भाग जहां मिलता है वहां जाकर के ये दड़ंगा लगाती है और विशेषकर लाल सागर में दड़ंगा लगाती है सिकंदरिया के पास में, जो मिस्र का वरदान नील नदी को कहते हैं। तो विश्व में सर्वाधिक लंबी नदी है नील नदी, 6650 किलोमीटर विक्टोरिया से निकलती है और सिकंदरिया के पास में लाल सागर में जाके दड़ंगा लगाती है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है वो है अमेजन नदी। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी। अमेजन नदी की लंबाई 6500 किलोमीटर है और यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन लंबाई की दृष्टि से दूसरी बड़ी है। तो इस प्रकार ये एक गुयाना उच्च भूमि पर एंडीज पर्वतमाला से निकल एक नदी बहती है। उस नदी का नाम है ओरिनिको नदी। ओरिनिको नदी, ओरिनिको नदी। ओरिनिको नदी की जब बात आती है तो यह गुयाना उच्च भूमि पर बहती है और सवाना प्रदेश में बहती है। यह सवाना प्रदेश में कड़ी उच्च घास है। सवाना प्रदेश की लानोस इसी ओरिनिको नदी की है। इसी ओरिनिको नदी की सहायक नदी है कैरो, और कैरो पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसके बारे में मैं बात कर चुका हूं, एंजिल जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई है 979 मीटर, यानी लगभग 3214 फीट से ये ऊंचाई से गिरती है। लगभग 1 किलोमीटर से ऊंचा एंजिल जलप्रपात जब पहाड़ से नीचे गिरता है तब तक ये वाष्प बन जाता है। इस प्रकार उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण इसका जल धरती पे पड़ने से पहले ही आधा से अधिकतर ये जल है वो समुद्र के अंदर समाने से पहले ये किसी न किसी कारण से वाष्प बन जाता है और कुछ भाग है वो धुएं के रूप में आगे बढ़ जाता है। ये जो अमेजन नदी चलती है, इस अमेजन नदी की एक सहायक नदी है निग्रो। और निग्रो के क्षेत्र पर एक राज्य है मिनास। इसी क्षेत्र में ऐसा कहा जाता है कि सर्वप्रथम रबड़ की खोज हुई थी। इस अमेजन बेसिन में रबड़ की खोज हुई थी और ये जो मिनास है, मिनास अमेजन और निग्रो के बीच का जो दोआब का क्षेत्र है वो रबड़ उत्पादन के लिए जाना जाता है विश्व के अंदर, निग्रो। अच्छा, जहां ये नदी जाकर के गिरती है, जैसे मक्कापा क्षेत्र है जहां मक्कापा के खान स्थित है, मक्कापा, और इस अमेजन की जो सबसे बड़ी नदी है, सहायक नदी है, सबसे बड़ी नदी है वो मेडीरा। यदि ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अमेजन की सबसे लंबी नदी सहायक में और सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो मेडीरा है।
मेडिरा अमेजन की सर्वाधिक लंबी नदी के अंतर्गत आती है। ये जो गयाना उच्च भूमि है, ऐसा ही ब्राजील का यहां एक उच्च भूमि है जिसे ब्राजील उच्च भूमि कहते हैं, ब्राजील उच्च भूमि। इस ब्राजील उच्च भूमि से पराग्वे नदी निकलती है, पराना नदी निकलती है, उरुग्वे नदी निकलती है। इस प्रकार पराना नदी सबसे लंबी नदी है। पराना नदी पहले ब्राजील और पराग्वे की सीमा बनाती है, ब्राजील और पराग्वे की सीमा बनाती है, और फिर ये पराग्वे और पराना ब्राजील पराग्वे की संयुक्त नदी बनती है, और जहां आकर के ये गिरती है उसे कहते हैं रियो डी ला प्लाटा। रियो डी ला प्लाटा ये महान खाड़ी है, रियो डी ला प्लाटा। और जिस खाड़ी में ये आकर के अर्जेंटीना और उरुग्वे के मध्य, यहां उरुग्वे और ये अर्जेंटीना, इनके मध्य देखो नदी जहां जाकर के समुद्र के अंदर मिलती है और अपनी गाद जाकर के बिछा देती है उसे कहते हैं डेल्टा। यदि नदी एक गड्ढे में बहती है और अपना एक मार्ग बनाती है, और वो मार्ग समुद्र तल से यदि नीचा चला जाता है, तो जब नदी खत्म हो जाती है बहती बहती, तब उसका जल है वो वापिस उस मार्ग में आकर के समा जाता है। ऐसे को कहते हैं एचुरी, यहां ज्वार नदमुख कहते हैं। और ऐसे ही ला प्लाटा 30 किलोमीटर लंबा अर्जेंटीना और उरुग्वे के मध्य एक ज्वार नदमुख है, जो इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे लंबा ज्वार नदमुख है। आगे की बात करते हैं, फटाफट निपटाते हैं, क्योंकि हमें इस वीडियो को एकदम शॉर्ट करना है और आपके कामों उपयोगी चीज, आपके जो परीक्षा उपयोगी चीज है उसको ही मैं ज्यादा से ज्यादा करना चाहूंगा। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, देखो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में यहां एक खाड़ी है, ग्वायाकिल की खाड़ी, ग्वायाकिल की खाड़ी। ये जो ग्वायाकिल की खाड़ी है ये इक्वेडोर की खाड़ी है, इस ग्वायाकिल के खाड़ी के पास में एक गालपगोस करके द्वीप स्थित है, गालपगोस। ये द्वीप भी इस इक्वेडोर के द्वीप है। इक्वेडोर के बाद में इक्वेडोर का पड़ोसी है वो पेरू, और पेरू इस गालपगोस द्वीप पर और ग्वायाकिल की खाड़ी में पेरू के तट पे आकर के शाम को मछली, और जो मछली खाते हैं, जो मत्स्य खाते हैं वो मत्स्य एंकोवीज। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में सर्वाधिक जो मछलियां पकड़ी जाती है वो एंकोवीज है। एंकोवीज को खाने के बाद में पेरू तट पर खूब सारे पक्षी आकर के बैठते हैं, जिसे गुआनो पक्षी कहते हैं। ये गुआनो पक्षी यहाँ आकर के अपने बीट करते हैं, और बीट जो है पेरू के लोग सुबह उठ करके उन बीटों को जो इकट्ठा करते हैं, यहाँ शाम को 4 बजे के बाद में इकट्ठा करते हैं, बरसात आने से पहले इकट्ठा करके बोरों में भर लेते हैं जिनके अंदर नाइट्रेट होता है। इसलिए गुआनो पक्षियों के बीट पेरू के लिए एक वरदान भी साबित हुआ है। इसके पास में जो पेरू की धारा है वो ठंडी धारा बहती है, और उस धारा को कहते हैं हम्बोल्ट धारा। हम्बोल्ट धारा को हम्बोल्ट नामक एक जलवायु वेता ने 1902 में खोजा था, इसलिए इसे हम्बोल्ट धारा कहते हैं। हम्बोल्ट धारा को पेरू धारा भी कहते हैं। इस धारा के विपरीत कभी कभी 5 से 7 सालों के मध्य एक गर्म धारा बहने लग जाती है, जो विषुवत रेखा से उल्टी बहती है, उसको कहते हैं अल नीनो। और अल नीनो धारा उत्पन्न हो जाने के कारण ये 3 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 से 18 डिग्री साउथ दक्षिणी अक्षांश के मध्य पैदा होती है अल नीनो। अल नीनो का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा शिशु, और ये छोटा शिशु है वो क्रिस्ट का नाम है, और 25 दिसंबर भगवान ईसा मसीह का, गॉड ईसा मसीह का जन्मदिन के आसपास में ही पैदा होता है, और उल्टी धारा चलती है। और यहां निम्न दाब का केंद्र बन जाने के कारण हिंद महासागर में उच्च दाब से हवाएं इधर बहने लग जाती है, इसलिए भारत में अकाल पड़ता है और उसमें अनावृष्टि होती है, वर्षा कम होती है। अल नीनो का प्रभाव है वो इसी तट पर पैदा होता है।
तो इस प्रकार हम कुछ भागों को आगे चलते हैं, आगे चलते हुए देखते हैं। देखो, दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उसकी कुछ दक्षिण की बात करते हैं, दक्षिण की बात करते हैं। जैसे ये इस प्रकार है, आपको दिख रहा होगा। ये जो है यहां एक द्वीप स्थित है, उस द्वीप को कहते हैं टेरा डेल फ्यूगो। मैंने पहले भी बताया कि टेरा डेल फ्यूगो, टेरा डेल फ्यूगो पे दो देशों का अधिकार है, एक तो है अर्जेंटीना का और एक यहां ये जो चिली एक पट्टी के रूप में स्थित है, इसमें चिली का भी भाग है। अब देखो, थोड़ा समझने की बात है कि यहां हमारा जो अंटार्कटिका हमने पढ़ा था, अंटार्कटिका का जो प्रायद्वीप है वो यहां आकर के मिलता है। तो टेरा डेल फ्यूगो का ही अंटार्कटिका महाद्वीप का एक भाग है, टेरा डेल फ्यूगो। और टेरा डेल फ्यूगो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का अंतिम भाग है। इधर अंटार्कटिका महाद्वीप और इधर टेरा डेल फ्यूगो, इनको जो अलग जल संधि करती है उस जल संधि का नाम है ड्रेक पैसेज। उस जल संधि का नाम है ड्रेक पैसेज। और टेरा डेल फ्यूगो और दक्षिणी अमेरिका को जो जल संधि अलग करती है उस जल संधि का नाम है मैगलन जल संधि। ये मैगलन जल संधि वो व्यक्ति है जिसके नाम पे रखी गई है, जिसने सर्वप्रथम विश्व का चक्कर लगाया था। तो दक्षिणी अमेरिका टेरा डेल फ्यूगो को जो जल संधि अलग करती है उसका नाम है मैगलन जल संधि, और जो अंटार्कटिका महाद्वीप और टेरा डेल फ्यूगो को जो जल संधि अलग करती है उसका नाम है ड्रेक पैसेज। तो इस प्रकार कंफ्यूज नहीं होना है। यहां एक द्वीप है और बड़ा ही प्रसिद्ध द्वीप है, यहां उसी द्वीप के नाम पे एक धारा भी बहती है, उस द्वीप का नाम है फॉकलैंड द्वीप। फॉकलैंड द्वीप पे वर्तमान में इंग्लैंड का कब्जा है, यानी ग्रेट ब्रिटेन का कब्जा है। इस फॉकलैंड द्वीप को ग्रेट ब्रिटेन के मध्य और अर्जेंटीना के मध्य विवाद है। अर्जेंटीना इसे अपना मानता है और ग्रेट ब्रिटेन इसे अपना मानता है। इस प्रकार फॉकलैंड जो धारा बहती है उसी के नाम पे एक फॉकलैंड द्वीप है, उसको लेकर के भी विवाद है। यहां जो एक प्रायद्वीप है और यहां भी एक प्रायद्वीप है, ऐसे इस प्रायद्वीप को कहते हैं ताइताव प्रायद्वीप। ताइताव प्रायद्वीप, ताइताव प्रायद्वीप कहते हैं। जो चिली के तट पर जो प्रायद्वीप है उस प्रायद्वीप को कहते हैं ताइताव प्रायद्वीप, और उधर जो प्रायद्वीप है उसको कहते हैं वाल्डेज प्रायद्वीप। वाल्डेज प्रायद्वीप। यहां जो खाड़ी है वाल्डेज प्रायद्वीप के उत्तर में उसे कहते हैं सेंट मेटियास की खाड़ी, सेंट मेटियास की खाड़ी। और वाल्डेज प्रायद्वीप की जो दक्षिण में खाड़ी है उसे कहते हैं सेंट जॉर्ज की खाड़ी, सेंट जॉर्ज की खाड़ी, सेंट जॉर्ज की खाड़ी। सेंट जॉर्ज की खाड़ी, एक खाड़ी और है जिसका नाम है न्यूयॉर्क की खाड़ी, न्यूयॉर्क की खाड़ी। तो इस प्रकार ग्वायाकिल की खाड़ी है वो इक्वेडोर की खाड़ी है, इक्वेडोर की, और ये इक्वेडोर के पश्चिम में प्रशांत महासागर में स्थित है। ग्वायाकिल की खाड़ी है वो इक्वेडोर की खाड़ी है प्रशांत महासागर में। सेंट मेटियस की खाड़ी वाल्डेज प्रायद्वीप अर्जेंटीना के वाल्डेज प्रायद्वीप के उत्तर में स्थित है। वाल्डेज के दक्षिण में सेंट जॉर्ज की खाड़ी और न्यूयॉर्क की खाड़ी स्थित है। और अर्जेंटीना के दक्षिण भाग में अटलांटिक महासागर में फॉकलैंड द्वीप है, जिनके मध्य ब्रिटेन और अर्जेंटीना के मध्य विवाद चल रहा है। इस प्रकार टेरा डेल फ्यूगो पे अर्जेंटीना और चिली दोनों का अधिकार है, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का अंतिम भाग है। मैंने यहां एक पुंटा एरिना शहर भी बताया था पहले वाले वीडियो में। पुंटा एरिना शहर है वो चिली का है और ये सबसे दक्षिणतम आबादी वाला शहर है। इस प्रकार हम इन महाद्वीपों के बारे में पढ़ रहे थे। देखो आगे और पढ़ते हैं। दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है ना, वो खूब सारे विचित्र विचित्र प्राणियों के लिए भी जाना जाता है। और एक पिक्चर बनी है एनाकोंडा, एनाकोंडा एक सर्प पे बनी हुई पिक्चर है, आपने कभी देखी हो तो। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एक विश्व का सबसे बड़ा
सर्प पाया जाता है जिसका नाम है एनाकोंडा। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सर्प है और ये 12 से 13 मीटर लंबा है। 12 से 13 मीटर लंबा है और एनाकोंडा एक सर्प है जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एक पक्षी पाया जाता है जिसका नाम है कोंडोर पक्षी। कोंडोर पक्षी, कोंडोर पक्षी, कोंडोर पक्षी विश्व का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। ये यदि किसी के बाज से भी बड़ा शिकारी है और इसके कोई चपेट में आ जाए तो ये बड़े बड़े समुद्र के अंदर जाकर के बड़ी मछलियों को वो अपने पंजों में पकड़ करके पहाड़ों पर ले जाता है, एंडीज पर्वत पर। तो वो है यहाँ का कोंडोर पक्षी जो एक विचित्र और सबसे बड़े शिकारी पक्षियों में आता है। एक रिया पक्षी है, रिया पक्षी है, रिया पक्षी ये भी एक विचित्र प्राणी है। रिया पक्षी की विशेषता यह है कि ये तेज दौड़ता है, शुतुरमुर्ग की भांति तेज दौड़ता है लेकिन उड़ नहीं सकता, उड़ नहीं सकता। एक यहाँ का पक्षी है जो केवल चींटियों के अलावा कुछ नहीं खाता, केवल चींटियों के अलावा कुछ नहीं खाता, उसे कहते हैं एंटियर। एंटियर एक यहाँ का ऐसा जीवित अर्माडील, यहां इसे कहते हैं अर्माडोल, अर्माडोल, अर्माडील या अर्माडोल, अर्माडिलो भी कहा जाता है। तो अर्माडिलो जो पक्षी है वो चिकुड़ करके अपना एकदम छोटा रूप कर लेता है, अर्माडोल। एक यहां पक्षी पाया जाता है, उस पक्षी का नाम है जिसे हम कहते हैं हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड पक्षी की यह विशेषता है कि ये बिना पंख फैलाए आकाश के अंदर लंबे समय तक हेलीकॉप्टर की भांति उड़ सकता है। यहां जो ऊंट पाया जाता है, ऊंट प्रजाति का पक्षी है, उसे लामा कहते हैं। लामा या ऊंट प्रजाति का पशु है। लामा ऊंट प्रजाति का, लामा जो एक ऊंट प्रजाति का भूरे भाग का, इसी प्रकार कुबड़ वाला ऊंट प्रजाति का पक्षी है, सॉरी पशु है जो ऊंट प्रजाति का है, लामा। हमिंग बर्ड की बात हो गई। एक यहाँ जो शेर की भांति शिकार करता है और सिंह वंश का है जिसे प्यूमा कहते हैं। प्यूमा सिंह वंश का जानवर है। सिंह वंश का जो जानवर है उसे पुमा कहते हैं। सिंह वंश के जानवर को पुमा कहते हैं। ये जहां देखो कावा जो फजेंडा कहलाता है, वहां जो टेरा रोसा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, टेरा रोसा। टेरा रोसा काली मिट्टी का क्षेत्र है, ब्राजील के अंदर काली मिट्टी का क्षेत्र है। इस काली मिट्टी क्षेत्र में कहवा पैदा किया जाता है, इसलिए टेरा रोसा की भूमि कहवा के लिए जानी जाती है। देखो ब्राजील विश्व में कहवा का कटोरा कहलाता है। ब्राजील विश्व में कहवा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, ब्राजील। और इसी ब्राजील के अंदर कोको भी पैदा किया जाता है। कोको, जैसे ये हम जब अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं तो अफ्रीका के अंदर यहाँ एक देश स्थित है जिसका नाम है घाना, और एक यहाँ घाना के पड़ोसी देश है जिसका नाम है नाइजीरिया, जो पाम तेल के लिए जाना जाता है, नाइजीरिया। घाना 1 नंबर पे, नाइजीरिया 2 पे और ब्राजील 3 पे। विश्व में कावा उत्पादन और निर्यात में ब्राजील तीसरा स्थान पर है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन और निर्यात पहला घाना का, दूसरा नाइजीरिया का और तीसरा ब्राजील का है कोको उत्पादन में। लेकिन कावा के निर्यात और उत्पादन में सबसे ज्यादा ब्राजील ही उत्पादन करता है। कोलंबिया का जो हमने कोलंबिया पढ़ा, कोलंबिया का जो कावा है वो अपने सुगंधित जो इसकी स्मेल होती है, अपनी सुगंध के लिए प्रसिद्ध है, वो है कोलंबिया का जो है। देखो एक चीज है यहां, जो हम प्राणा नदी पढ़े थे, उस प्राणा नदी पे एक बांध है, उसका नाम है इत्यापू बांध, और एक झरना है। जैसे उत्तरी अमेरिका के अंदर सेंट लॉरेंस नदी पर न्यागरा जलप्रपात है, ऐसा ही यहां एक जलप्रपात है। और उस जलप्रपात को विश्व में इसलिए जाना जाता है जो पराना नदी चलती है। पराना नदी निकलती है ब्राजील के उच्च भाग से। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ब्राजील के उच्च भाग से।
उच्च भाग से। पराना नदी जहां आकर के गिरती है उसे कहते हैं ला प्लाटा। ला प्लाटा, यहां जो ला प्लाटा जिस खाड़ी में आकर के बनता है उसे कहते हैं रियो डी प्लाटा। रियो डी प्लाटा। ये ला प्लाटा है ना, इस ला प्लाटा से पहले इस पे एक इगुआजो। इगुआजो, इगुआजो आयतन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। आयतन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। आयतन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसी पराना नदी पर एक बांध है इत्यापू। इत्यापू बांध दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा बांध है। बांध बड़ा है और वो है दक्षिणी अमेरिका का। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा बांध पराना नदी पे इत्यापू बांध है। और आयतन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात इगुआजो जलप्रपात है जो पराना नदी पर स्थित है। तो इस प्रकार खूब सारी बातें हमारे इस वीडियो में समेटी हुई थी। पोपो जिले जो बोलिविया के पठार पर स्थित है उनका भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रकार हम ये पढ़ रहे थे कि दक्षिणी अमेरिका में फजेंडा पूछा गया क्वेश्चन है, एस्टेशिया पूछा गया क्वेश्चन है, ग्यूकास पूछा गया क्वेश्चन है, रोका जो ब्राजील की स्थानांतरित कृषि है पूछा गया क्वेश्चन है, कोनुको जो ब्राजील की स्थानांतरित कृषि है पूछा गया क्वेश्चन है, पनामा नहर उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है पूछा गया क्वेश्चन है, टेरा डेल फ्यूगो द्वीप स्थित है पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा, खूब सारे सुर्खियों में रहता है जो हमारा द्वीप है फॉकलैंड द्वीप जो ब्रिटेन का है। अर्जेंटीना उस पर दावा करता है, ब्रिटेन भी दावा करता है, लेकिन ये अटलांटिक महासागर में अर्जेंटीना के पास स्थित है इसलिए पूछा गया क्वेश्चन है। पेरू जलधारा है, हम्बोल्ट की जो जलधारा है उसका पूछा गया क्वेश्चन है। अल नीनो खूब बार पूछा गया क्वेश्चन है। अल नीनो पे टिप्पणी करो RS मैन में पूछा गया क्वेश्चन है। और पेरू की धारा पे पूछा गया क्वेश्चन है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप कौन सी प्रकार की मछलियां सर्वाधिक उत्पादन करता है? एंकोविज। और एंकोविज उत्पादन में विश्व में 7वें स्थान पर कौन है? पेरू पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रकार कोटोपैक्सी खूब बार पूछा गया क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, इक्वेडोर में स्थित है। टिटिका का झील के बारे में जो पेरू बोलिविया की सीमा पर है पूछा गया क्वेश्चन है। खूब सारे जो क्वेश्चन है हम इस प्रकार आप संसाधन नहीं देखें, आप ये नहीं देखें कि डिजिटल है, बिल्कुल आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। बस ऑक्सफोर्ड एटलस लेके बैठनी है, मानचित्र लेके बैठना है, कॉपी पेन लेकर के बैठना है। बिल्कुल धीरे धीरे आपके CET RAS CET दोनों जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है वो ग्रेजुएशन लेवल का और आपके सीनियर लेवल का दोनों क्लियर कराऊंगा। सेकंड ग्रेड में थोड़ी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करता हूं। यहाँ नेट की समस्या, इंटरनेट की समस्या, छोटा कस्बा है, बाकी कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा और अधिकतम और अच्छी सेवा दे सकूं। जय हिंद, जय भारत।